तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ उससे पहले एक जानकारी आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम एक बात हमेशा याद रखना है कि अभी अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन जिसको ही ताज का शासन बोला जाता है। इसकी जो समय अवधि, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1858 से आपका 1947 तक। 1858 से 1947 तक इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा अपने कार्यों को लेकर चरम सीमा पर चल रही थी। मतलब अत्यधिक इसने अपने जो पराक्रम था, अपनी जो दिखाने की कला शैली थी वो अत्यधिक बढ़ा दी थी। कहने का अर्थ यही होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में अति कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में अत्यधिक ज़्यादा अपना दबाव और प्रेशर सामने वाले पर डाल रहे हैं तो फिर आपको उसका लॉस जो है देखने को मिल सकता है। तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुआ है। और बच्चों शुरुआत करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। क्योंकि ये इसलिए आया क्योंकि 1856 में आप सभी को पता है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था अगर सभी ने हमारे साथ सहयोग किया होता और सभी ने हमें सपोर्ट किया होता, समस्त प्रेसिडेंसियों ने, सभी लोगों ने हमें सपोर्ट किया होता। तो दोस्तों आप विश्वास माने कि जो 1856 का सिपाही विद्रोह था, जिसको आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो भारत को जो है उसी समय आज़ादी मिल सकती थी। लेकिन ऐसा हमारे सपोर्टर्स ने, हमारे साथ रहने वाले लोगों ने नहीं किया। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने इसका बहिष्कार किया। तो इस कारण से देखिए दोस्तों क्या होता है, संगठन में ही शक्ति होती है। अगर आप एक साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसमें शक्ति का अनुभव प्राप्त होगा। और अगर आप उस काम को, मान लो कि 10 लोग हैं, 10 लोगों में से अगर 5 लोग उस काम को कर रहे हैं और 5 लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपका वो काम अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि वो एग्जाम्पल यही था, तो आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ही हुआ। बात करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम में। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी यही था कि भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम और भारत के शासन को अच्छे और सुचारू रूप से चलाने वाला जो अधिनियम था वो भारत शासन अधिनियम था। इसमें सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सिस्टम, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतः समाप्त कर दिया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। इसमें अब साफ साफ बोला गया है कि अब आपका कोई यहाँ पे कोई ट्रेड से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित कोई भी यहाँ पे आपको काम नहीं है। अब आप अपने देश में लौट आएं। और सीधी सी बात है, अब सरकार का भी रूलिंग समाप्त कर दिया। रूलिंग का मतलब ये होता है कि अब सीधा ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश क्राउन मतलब और उस समय एलिजाबेथ थी, तो ब्रिटिश क्राउन में सीधी सी बात कह दिया गया, महारानी विक्टोरिया, सॉरी, उस समय महारानी विक्टोरिया थी। तो विक्टोरिया के अधीन, विक्टोरिया के अधीन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया, विक्टोरिया के अधीन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया का शासन चला गया। और सेकंड थिंग इसमें थी, सेकंड जो अभी तक गवर्नर जनरल आ रहे थे और बंगाल के गवर्नर जनरल हुए या भारत के गवर्नर जनरल, तो उनका भी पद समाप्त कर दिया। उनका पद समाप्ति नहीं किया, उसमें इन्होंने सीधा वायसराय का पद जोड़ दिया। वायसराय का जो है पद स्थापना कर दी, मतलब उसी पोस्ट को, उसका पोस्ट का जो है नाम चेंज कर दिया, वायसराय कर दिया। तो कहा जाता है कि भारत के जो प्रथम वायसराय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड बार बार मुख से निकल आता है, लॉर्ड नहीं बोलना है, कैनिंग। जो कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने थे। इसके बाद का नाम ही लिख देता हूँ, आप लोग बोलोगे कि
तो जो कैनिंग है वो प्रथम वायसराय बने थे। इसके बाद जो 1833 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 1784 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया था, उन दोनों को भी समाप्त कर दिया। सीधी सी बात है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन का भी निष्कासन हो गया, उसको भी समाप्त कर दिया गया भारत से कि कोई द्वैध शासन नहीं चलेगा। इसकी जगह पे इन्होंने एक चीज शुरू कर दी, भारत का राज्य सचिव। तो भारत के राज्य सचिव का पद था, उसका सृजन हुआ। भारत के राज्य सचिव का पद सृजन हुआ। तो इस पद में सीधी बात थी कि ये जो भारत का राज्य सचिव होगा, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होगा। वहीं से ये भारत पर नजर रखेंगे और ये संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ये जो पद होगा वो संसद के प्रति उत्तरदायी भी माना जाएगा। तो इसलिए भारत का राज्य सचिव जो पद है ये भी अपने हिसाब से काफी महत्वपूर्ण पद रहा। अच्छा, ये पद जो था, ये पोस्ट जो थी, इसमें थोड़ा सा बढ़ाया है इन्होंने साफ बोला है कि आपके पास एक 15 सदस्यीय टीम रहेगी जो आपके सपोर्ट में, आपके साथ में काम करेगी और इस टीम का आप अध्यक्ष होंगे, आप इस टीम का संचालन करेंगे, लेकिन वो टीम आपके साथ एक संसद के तौर पे काम करेगी और जो भी देश में ब्रिटिश ऑक्यूपाइड भारत है, भारत का जो क्षेत्र जहाँ पे ब्रिटिश का अधिकार प्राप्त है, उस क्षेत्र में आप लोग अपना नया कानून अपने तरीके से जो है चला सकते हैं। तो ये बात भी एक कही गई और इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया और एक नियमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा। अच्छा, ये जो भारत सचिव की जो भारत सचिव की जो परिषद थी, ये जो भारत सचिव की जो परिषद थी, इससे कहा गया कि आप ब्रिटिश में कानून के लिए अपना फैसला, अपनी बात रख सकते हैं, आपके लिए पूर्ण अधिकार है। तो इसलिए भी एक ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए, 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया है, इसमें हो सकता है कि बदलाव हो सकता था, बट इसमें विशेष तौर पे कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। जो ब्रिटिश क्राउन की सोच थी, जिस हिसाब से वे लोग सोचने का काम चल रहा था, जिस हिसाब से वे लोग सोच रहे थे, बट उस हिसाब से इन लोगों ने कोई विशेष बदलाव नहीं कर पाए। तो ये भी एक पॉइंट है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बता दिया है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के बाद 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम भी आए, तो वो भी अभी बताता हूं। तो फिर बच्चों आगे बात करते हैं। आगे इसी कड़ी में सबसे पहले आया 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताएं। भारत परिषद अधिनियम कब आया? आपका 1861 में आया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, ये अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिनियम के कारण ही, आप लोग एक बात ध्यान रखना, इसी अधिनियम के कारण ही जो भारत में अलग अलग समुदाय, अलग अलग क्षेत्रों में खुद की सत्ता, स्वायत्त सत्ता जो बनाई गई, जो खुद की सत्ता बनाई गई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा इसमें किस तरीके से एक अधिकार और आदेश, जिसको विकेंद्रीकरण बोला जाता है, जो 1773 में एक केंद्रीकरण की नीति लाई गई थी, मैंने आप सभी को पहले पढ़ाया है। तो लिटरली इसमें उस चीज को क्या कर दिया गया,
समाप्त कर दिया गया, केंद्रीय शासन को ही समाप्त कर दिया। तो इस वजह से लोगों ने अपना अपना क्षेत्र एक सुनिश्चित कर लिया, उस क्षेत्र में अपना अपना खुद का संवैधानिक तौर पर सिस्टम चलाने लगे। तो दोस्तों बताता हूँ, सर्वप्रथम तो देखो एक चीज है, अगर आपने देखा था कि भारत सचिव के पास एक टीम थी, 15 सदस्यीय टीम थी, तो उसमें भारतीयों को उस समय शामिल नहीं किया गया था। जब भारतीयों को उस समय शामिल नहीं किया गया तो भारतीयों को ये लगा कि हमारे देश में ये लोग अपना शासन चला रहे हैं, हमारे देश में अपना सिस्टम चला रहे हैं और हमसे ही पूछा नहीं जा रहा है, हमसे ही कोई मतलब नहीं है। तो उनको ये लगा कि हम इस चीज को स्वीकार जो है नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर इस तरीके से 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसमें साफ साफ कहा गया कि भाई हम एक काम करेंगे, वायसराय की टीम में उनको अधिकार दे रहे हैं कि वो भारतीयों को भी इसमें जो है शामिल करें। तो सर्वप्रथम इसमें सबसे पहले वायसराय परिषद को भारतीयों के लिए शामिल करने का प्रावधान सुनिश्चित किया और गया। सीधी सी बात है, इनको एक अधिकार प्राप्त हुआ कि भाई आप एक काम करें, किसी भी कंडीशन में भारतीयों को जो है शामिल करें। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, वायसराय गैर सरकारी सदस्यों के रूप में जो है नामांकित, तो इसमें लिख दिया जाएगा कि गैर सरकारी। अब एक बात ध्यान रखना, सरकारी हो या गैर सरकारी, कम से कम शामिल तो किया गया। अगर भारतीय उस समय भी जो है आवाज ना उठाते तो 1861 का भारत शासन अधिनियम जो था, इसमें भी इन लोगों को कोई मौका नहीं मिलता। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3, अच्छा अब इनसे कहा गया, तो एक बात और याद रखना, छोटे मोटे व्यक्तियों को तो ये शामिल करेंगे नहीं। किया तो उन लोगों को किया जिनको मीडियम मध्यम वर्ग से और निचले वर्ग से कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने शामिल किया भी तो किसको किया, जो अत्यधिक ऊंचे हैं। तो उनको गरीब लोगों की कोई समस्याओं के बारे में इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं, इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो ये एक प्रकार से ठीक नहीं रहा। मैं बताता हूँ आप सभी को किस किस को शामिल किया इन्होंने। पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। बनारस के राजा थे, कौन कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया। अभी आप इस बात पे ध्यान दें, इन 3 लोगों को शामिल किया गया है। अब इन 3 लोगों से परामर्श, सलाह, मशवरा टाइप का जो है लिया जाएगा। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई, देखो 1773 में थोड़ा रिकॉल करा दूं आप सभी को। 1773 में एकात्मक शासन शुरू किया गया था, जिसमें साफ साफ बोला गया था कि बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को जो है बंगाल के अधीन रहना पड़ेगा और इनकी शक्तियों को जो है छीन लिया गया था। अभी 1861 के भारत परिषद अधिनियम में साफ साफ कह दिया गया है कि आपको क्या करना है, कि आपको 1861 के अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में कह दिया गया है कि बंगाल और मद्रास को अपनी अपनी प्रेसिडेंसियों में अपने अपने अधिकार, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की स्थापना की है। यहाँ पे केंद्रीकरण की बात हो रही थी, अब इन्होंने
1861 में विकेंद्रीकरण की जो है स्थापना कर दी है और साफ साफ बोल दिया गया है कि इस प्रकार अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू ही केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया है और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया है। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक अभी देखो अभी क्या होगा, जैसे कह दिया गया कि भाई अब विकेंद्रीकरण है, आप अपना अपना देखिए, तो जब इनसे कहा गया तो और संपूर्ण राज्य जो रहेंगे भारत के अंदर, अलग अलग प्रेसिडेंसी जो रहेंगी, वो भी बोलेंगे कि भाई हमें भी आप सेपरेट करिए, हम क्यों आपके बंदिश में रहें, हम क्यों आपके बंधन में रहें। तो 1937 में साफ साफ सभी प्रेसिडेंसियों ने अपना शासन जो है एकात्मक कर लिया, अपना शासन एकात्मक कर लिया, अपना शासन एकात्मक कर लिया। उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे, जब ये सेपरेशन की सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी सेपरेशन के सिस्टम को ही फॉलो करके देखें। तो सीधी सी बात है, ठीक है। इसने वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। पोर्टफोलियो जो प्रणाली है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा, डिस्कशन करने के बाद मैं आप सभी को समझाऊंगा। तो सीधी सीधी बात है, वायसराय को असीमित शक्तियां दे दी। वायसराय से साफ साफ बोल दिया कि अब आप भारत में, ब्रिटिश आधिपत्य वाले भारत में आप सिंगल वायसराय हो, आप अपने सिस्टम से अपने अनुसार जो आपको सूटेबल लग रहा है उस हिसाब से आप अपने अधिनियम, अपने एक्ट को पारित कर सकते हो, उसको लीगली तौर पे चला सकते हो। ये अधिकार ब्रिटिश क्राउन द्वारा आपको दिया जा रहा है, ये अधिकार ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो है आपको दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, जो एक चीज और है, ब्रिटिश क्राउन की जो परिषद थी उसको साफ साफ एक से अधिक विभागों का प्रभारी बना दिया जाएगा। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति को एक विभाग दिया जाना चाहिए, लिटरली होता होगा उस समय पे। अभी तो ऐसा होता है कि एक मंत्री को 2-2 विभाग, 3-3 विभाग दे दिए जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। उस समय पे भी ऐसे ही कहा गया उनसे कि अगर आपकी सदस्य में जितने भी सदस्य हैं, अगर आप चाहें तो एक सदस्य को 2 से ज्यादा विभाग भी दे सकते हैं। और एक बात और, वो विभाग आप दे रहे हैं और अगर वो सदस्य उस विभाग में भी कोई परिवर्तन करना जो है चाहता है तो वो अपने दम पर, खुद के आधार पर उस परिवर्तन को जो है कर सकता है। इसमें उसको किसी बाहरी परिक्षेपण की या बाहरी हस्तक्षेप की जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस अधिनियम में ये बात भी कही गई कि वायसराय अपने सदस्यों को एक से ज्यादा कार्यभार सौंप सकता है और वो उस कामों को बखूबी रूप से अपने अंतरात्मा, अपने स्वविवेक से जो है कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति का अध्यादेश जारी किया कि अधिकृत किया। इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। वायसराय से क्या कहा कि आपातकाल में